कलाकार यहाँ उपस्थित हैं उनको भी उतने ही मन से सुनेंगे। और बहुत अच्छा संचालन आदरणीय राजेश चेतन जी ने किया। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतने अच्छे श्रोताओं से उन्होंने मुझे रूबरू कराया और इस भव्य कवि सम्मेलन का हिस्सा बनाया। हालांकि मैं इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ, सबसे नन्हा स्वर हूँ, इसलिए उम्र को दोगुना करके उन्होंने बताया, पर आप समझ सकते हैं किसकी क्या उम्र होगी। खैर, मैं प्रारंभ इन 4 पंक्तियों से करना चाहती हूँ। कहती हूँ कि बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजा हवा के साथ आई हूँ। आहो आहो, क्या बात है, जिंदाबाद। और यहीं से आप प्रेम मोहब्बत की बात सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए जी। वो भी सुने जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। वाह, अमल बिल्कुल भी ना करें। प्रारंभ करते हुए कहना चाहती हूँ कि ना हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए। जो लोग एक दूसरे पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि ना हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। आहो भाई, क्या बात है, क्या बात है। और उन पंक्तियों तक भी पहुंचूंगी। आदरणीय राजेश जी अभी पढ़ के गए हैं। ऐसा है जी, मैं बता दूं कि अभी ये कह रही थी इतना अच्छा कैंपस है BRCM, मेरा मन करता है मैं 4-5 दिन यही रह जाऊं। मैंने कहा सिन्हा साहब तो कह रहे थे परमानेंट चाहो तो यहाँ जॉब भी गए, आप यहाँ जॉब भी कर सकते हो। देखिए हाँ, सिन्हा सर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लगातार सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। यकीन मानेगा जितनी खातिरदारी और आवभगत आदरणीय उन्होंने हमारी की है, जितनी मोहब्बत कवियों को उनसे हो गई है, मुझे भी हो गई उनसे मोहब्बत। वाह। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, मैं 4 पंक्तियों में उनका सम्मान कराना चाहती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने की है सभी कवियों के स्वागत में। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए नहीं, अपने आंगन के आदरणीय सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। रुकिए, पहले 4 पंक्तियां सुन तो लीजिए, उसके बाद एक एक व्यक्ति उनका सम्मान कीजिएगा कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। ऐसा है कि ये बोलने के बाद उषा जी बहुत शांत हैं, उनके चेहरे पे अच्छे भाव आए, बोले ठीक है भाई, तो ठीक है चलेगा। ये मैंने इसलिए भी कहा है क्योंकि पेमेंट के साथ साथ शगुन की अच्छा लग रहा है, आज एक भाई भी मिल गए और वो सपत्नी भी आकर के मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ मैं कि जितने भी शादीशुदा हैं मुस्कुरा रहे हैं आज के दिन में भी, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। और प्रारंभ उन पंक्तियों से करना चाहती हूँ। नोटबंदी के दौरान चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए जो पंक्तियां गुनगुनाई थी वो इसी आंगन से काफी वायरल हुई थी और अब उसकी श्रद्धांजलि का वक्त आ गया है। 2000 का नोट जो बंद होने वाला है, तो मैं वो पंक्तियां पढ़ती हूँ। मोहब्बत की चाशनी को हास्य में डुबो के गौरी मिश्रा किस तरह आपके दिल तक पहुंचती मुझे बताइएगा। स्वागत स्वागत, पढ़िएगा पढ़िएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। ओहो ये सारे यहाँ बैठे हुए थे, आप कल आगरा में ढूंढ रहे थे। आगरा में ढूंढ रहे थे। सुनिएगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। ऐसे नहीं, तालों की ताल दीजिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी। मिले ताली, पीछे वाले वाह, मिले ताली, पीछे वाले अभी भी शांत हैं। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली
इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना अक्सर जनहित में इसलिए हम जारी कर देते हैं क्योंकि ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, ये बताने से पहले मैं लड़कियों की मन की बात करना चाहती हूँ। स्वागत है। ये लड़के चले गए क्योंकि ये पत्नी पीड़ित थे राजेश जी। सब कुछ इन्होंने लड़कों के लिए कहा। यकीन मानिएगा, सुबह अपनी बीवी से खरी खोटी सुनने के बाद कस्टमर केयर वाले से 1 घंटा बात करके सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। ये उनमें से हैं। अब मैं लड़कियों के मन की बात करूंगी, उनके द्वारा लड़कों का सम्मान कराऊंगी, बराबरी का हिसाब में रखूंगी। कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, हाँ। दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। वाह वाह वाह, मैं क्या जानती हूँ आदरणीय, ताली वही लड़के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली है, शादी हो जाते कहते हैं मेरे तो भाग ही फूटे थे। और सच बता रही हूँ मैम, इन लड़कों को करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले या ना मिले, मौन व्रत वाली जरूर चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं यहाँ के लड़कों के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि बहुत मोहब्बत देते हैं। और ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, मैं मातृशक्ति को नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। न फूलों में न कलियों में, अब आप मेरे लिए नहीं अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है। ये हाथ आकाश भर उठे। न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर के घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर के घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। भाई क्या बात, बहुत अच्छा। और जब आप इतना मन दे ही रहे हैं तो मेरा मन ये पढ़ने का जरूर कर रहा है। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और की तो और जाने आप माने या न माने, और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ, और संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ, और संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। बहुत वाह भाई वाह, इतना प्यार दे रहे हैं इसलिए मेरा मन कर रहा है, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। वाह, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मड़क से, हाँ मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मड़क से, भूल न
न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए, हाँ दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है, हाँ छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात। यकीन मानिएगा आज इस आंगन में कोई और कार्यक्रम भी कराया जा सकता था, लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ पूरी समिति के इस विचार को जिन्होंने हिंदी भाषा के इस कार्यक्रम को यहाँ सजाया है, और सैल्यूट करती हूँ उन विद्यार्थियों को, उन युवाओं को जो हिंदी भाषा के कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं इसलिए भी इन युवा पीढ़ी को सैल्यूट करती हूँ। बहुत सारी बातें युवाओं के लिए कही जाती हैं, लेकिन जेल में सारे बाबा जाते हैं। ये तालियां थाम के रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हमारे साथ भक्तों के साथ कई सारे छल प्रपंच हो गए हैं। यकीन मानिएगा जिस मंदिर में श्री राम को बसाना था वहां आशाराम को बसाएंगे तो ऐसे छल प्रपंच होते रहेंगे। वाह वाह, ये तालियां और मुखरित होंगी, क्योंकि राम हमें कहां ढूंढने चाहिए थे और राम हमने कहां ढूंढे, युवाओं का आदर्श जिनको माना जाता है। तब ये बेटी इस आंगन में इस बात को जरूर कहना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ मेरी युवा पीढ़ी मेरा साथ अवश्य देगी आपके साथ साथ, क्योंकि आधुनिकता के नाम पे हमारे देश में सीता वो नहीं थी जो उस आदि पुरुष पिक्चर में दिखाई गई थी। मेरी बात का समर्थन कीजिएगा अगर सच्चाई लगे, क्योंकि सीता वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुता। करती हूँ सीता वो भी नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई, बल्कि हमारे देश में राम कहाँ मिल सकते थे और राम हम कहाँ ढूंढने चाहते हैं। 4 पंक्तों में कहूंगी, बात आपके दिल के मंदिर तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ, राम सदा ढूंढे तुमने, क्या बात है, राम सदा ढूंढे तुमने पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर आशीर्वाद देगा, 4 कदम इमरी के झूठे बेरों में। ऐसे भी आपके आंगन में पहुंचाऊं कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। क्या बात है छोरी, क्या कमाल है। और ये बात जब मैं कहती हूं तो मेरा मन करता है मैं ये भी कहूं कि जहां दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है। मोहब्बत की बात करूं, आह और वाह करते रहिएगा कि जहां दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर संभाल, और जब आप ये बात करते हैं तो मैं ये बात कहना भी नहीं भूलूंगी कि आप लोग इतना सम्मान जब नैनीताल की इस बेटी को देते हैं तो मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है कि आपके संस्कारों को लेकर के जब एक लड़की घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ पुलिस की वर्दी धारण करके राजस्थान के एक कवि सम्मेलन में रात के 3 बजे भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है, तो उस गर्व को इस आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। अब आप अपनी बहन को या अपनी बेटी को ध्यान में रख के उस बेटी का सम्मान कीजिएगा कि उनको देख के मुझे किसकी याद आती है, लड़ी थी डट के गोरोस्त आती है, और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह 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 वाह, आभार। और इस बात पे जब युवा ताली बजाते हैं तो मेरा मन कर रहा है मैं 4 पंक्तियां उन युवाओं के लिए भी पढ़ूं जो हंसते हंसते आपके और हमारे संस्कारों को लेकर के फौज में भर्ती होते हैं, और वहां वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, बस वो ये देखते हैं कि ये धरती हमारी माता है और इसकी रक्षा करनी है, और अपने प्राण गंवा देते हैं। तब उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ते हैं जो किसी तीज त्योहार को मायने नहीं रखते, और सीधे सीधे मैं ये कहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक उस सरहद के सैनिक पर, देखिए समय की अपनी सीमा है, लोगों का इतना स्वागत होता है, बात होती है यह है। अगली बार इस माटी के प्रेम को बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और
बीच में जो बैठे हैं सरदार जी, कई देर से सांस रुकी पड़ी है, आखिरी का भरोसा नहीं बचे कि नहीं बचे। तो मैं कहा भाई इस आइटम को यूज कर लो, क्योंकि सरदारों की हालत 2014 के बाद कोई बहुत अच्छी बची भी नहीं है। अच्छा, मैंने क्या कहा ये आप कल तक समझोगे, समझ गए क्या? तो बजाओ ताली। तो ताली मैं बजाऊं आप लोगों के लिए? नहीं, आप तो बड़े आदमी हो। मैं अभी आगरा में कविता पढ़ रहा था प्रताप फौजदार के मोहल्ले में, मैंने कविता सुना, किसने ताली नहीं बजाई। एक आदमी आगे बैठा बिल्कुल ठूठ, ताली बजाने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब ताली नहीं बजा रहे। बोला बड़ा आदमी हूं, पैसे वाला हूं, अमीर हूं, आदमी रखे हुए, ताली के लिए आदमी रख रखे। मैंने कविता और सुनाई, सबने नारा लगाया भारत माता की जय, और नारा भी ना लगाए। मैंने कहा भाई साहब आप नारा भी नहीं लगा रहे। बोला बताया था ना आदमी रखे हुए हैं। 4 दिन के बाद वही भाई साहब मुझे आगरा के पास सड़क पर घूमते मिल गए, हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। मैंने ये क्या कर लिया? बोला चेतन जी मेरी शादी हो गई। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए क्या? दोस्तों आपका मामला ट्यूबलाइट ठीक नहीं है भाई। भगवान ने किसी को 5 वाट की चौक लगाई है, किसी को 10 वाट की, किसी को 20 वाट की। हरियाणा में चौक लगाना ही भूल गए। हमारा काम बिना चौक के चल रहा है। इसलिए भगवान को जितने अच्छे काम थे, नाचना गाना बजाना रासलीला, सब काम यूपी में किए। और जब लठ चलाने का नंबर आया, मार धाड़ करने का आया, ऑपरेशन करने का आया, तो हरियाणा में आ गए। यूपी में बंसी बजाई, हरियाणा में बांस बजाया। तो मैं चाहता हूं कि प्रताप सिंह फौजदार को बुलाया जाए। सरदारों का मामला आप सब जानते, कहने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था। पर मैं की बात कहना चाहता हूं, ये सरदार नहीं होते तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान भी नहीं होता। अंग्रेजों ने 106 लोगों को कोर्ट में मुकदमा करके फांसी की सजा दी। 106 में से 95 सरदार थे। क्या बात है, तालियां कमजोर बजा रहे हैं आप लोग। मैंने कभी लिखा था सरदारों के लिए, एक से कटाने 1.25 लाख शत्रुओं के सर। गुरु गोविंद ने बनाया पंथ खालसा, पिता और पुत्र सब देश पे शहीद हुए। बादशाह चिड़ियों से बाज को लड़ा दिया था गुरुजी ने, मुगलों के सर पे जो छा गया था खालसा। उस परंपरा से सरदार प्रताप सिंह फौजदार आते हैं। फौजदार लाफ्टर चैंपियन रहे। आजकल एक प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है न्यूज 18 पे, नेताजी लपेटे में। आप लोग देखते हो क्या? कौन कौन देखता है भाई? अरे वाह, काफी लोग देखते हैं। आपने ये सरदार देखा होगा, ये वही सरदार है जो नेताजी लपेटे में आते हैं। गजब का मामला है। लाफ्टर चैंपियन रहे हैं सरदार फौजदार। किसी कवि का नाम नहीं है, एक बहुत बड़े जनरेटर का नाम है, जिसको स्टार्ट करना भी मुश्किल, जिसको बंद करना भी मुश्किल। स्टार्ट आप कर दो, बंद करना मुझे आता है। ऐसे स्टार्ट नहीं होगा भाई। बड़ा जनरेटर है, रस्सा लगेगा, खींचना पड़ेगा। एक बार हाथ उठाओ, मिलकर तालियां बजाओ जोरदार, और बुलाओ सरदार प्रताप सिंह फौजदार। अरे इसे साइज का कौन करेगा? चल जल्दी आ। दो इंच नीचा कर, ज्यादा हो गया। 2 सूत नीचे कर। तो साइज तेरा है कि मेरा है? 1 सूत नीचे कर, 1 सूत नीचे, ज्यादा हो गया। आधा सूत ऊपर कर, निकल जा। नहीं, दरअसल बात क्या है कि मैं जब से आया हूं, मैं यहां बैठा हूं और ये वहां बैठा है, और सरदार ही समझ रहा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। ले तू आ जा पहले। ले 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 ले। अच्छा तू ईमानदारी से बताना, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? हैं? तो तू कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, अब वहाँ से,
तू इतने कोण काहे के लिए बना रहा है? अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है सरदार। अच्छा, एक टिप्पणी करता हूं, अगर पहुंच जाए तो आप तक की सबसे बड़ी ताली होनी चाहिए। ईमानदारी से बताना, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है यार? नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बहुत लड़के हो तुम पे, पता है वो आई आते ही अच्छा, वो भी बावड़ा बना ही रही है। ये बेचारे वैसे ही बावड़े हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। उसने काम लगा दिया यहाँ घर किसी, तो हर रात अमावस की रात होगी। हाँ हम के लड़के ये नहाने भी लग जाएंगे। भाई मेरा नंबर आया, चुटकुले मेरे पे पड़ रहे हैं, मैं आदरणीय, उनकी डर की वजह से कोई बुद्धि की बात निकल जाए तो माफ कर देना। मैं कोई तुझसे कितनी बार कहिए फोटो नहीं आएगा। मैंने अपना स्विच ऑफ कर रखा है तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते घूमते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। यानी ना ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चल जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। सर, एक हमारा जमाना था, जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं मेरे हम उम्र, वो ध्यान, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। कहाँ दिखाते थे? अच्छा, प्यार मोहब्बत तुम इस जमाने में गुजरे हो बेटा, तुम पे मोबाइल है, साधन बहुत हैं, प्यार मोहब्बत हमने भी की है बहुत, ऐसा नहीं है। क्या है तुम्हारे में, क्या रोमांस है? तुम कभी दूसरे की गली में कुट के लौटे हो? हमसे पूछो। वो कह रही सीमा आ गई पाकिस्तान से, सीमा आ गई पाकिस्तान से। सीमा का बिगड़ा क्या है? हम अपनी गली छोड़ के दूसरे की सीमा में जाते थे, कुट के लौट के आया करते थे। उसका क्या बिगड़ा? मैं गलत कह रहा हूं चौई साहब? भाई अपने जमाने में कहा था, लव लेटर लिखे जाते थे। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा सिन्हा साहब। ये लौटा करते थे। अब क्या रह गया है? वो तो वो मोबाइल है, वो वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ खत्म। अरे हमारा जमाना था सर, मेरे शादी वाले, सच्चा किस्सा बताता हूँ, अपने अपने उसमें पहुंचो। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाएं, शादी वाले आए, देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वापस थे, हो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा, मुझे सर दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली।
फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी नई पीढ़ी सुने, मेरे हम उम्र भी सुने। मातृशक्ति बैठी हुई है। मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आज भी सोने से 15 मिनट पहले पढ़ता हूँ। तालियों से मेरी बात को रिसीव न किसी समाज। वाह। तब विदेशों में तो लोग हर साल बीवी बदल लेते हैं सर। अच्छा सर, मैं इन्होंने चुटकुले सरदारों पर पढ़े। कभी आपने सोचा है कि जितने, कहां से बोला बेटा? ऐसे मत बोल, आयुर्वेद में इसको पेट की खराबी कहते हैं। बैठ जा, आज मेंटर बैठे हुए हैं हमारे, इसलिए नहीं बहुत गड़बड़ कर देता हूं मैं। एक अंग्रेज आया सर, मैं यहां से शुरू होता हूं, सुनना मस्ती की बात है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुझको क्या मतलब है? कहता नहीं नहीं मैं नहीं। बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देखो रिसीव करना, हो सकता है ये मेरे मुंह से आपने पहले भी सुना हो, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यही मेरी देशभक्ति है और मस्ती है, और जो बात कहूँगा हंसते हंसते कहूँगा। और क्यों दोस्तों, जब हम हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं तो अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम बातें नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। अंग्रेज बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या? एक शुद्ध हास्य सुनाता हूं सर, मस्ती लेना। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फलवाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा, बोला सर बनाना है, बनाना। केला? अरे बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। वाह। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। लेकिन दोस्तों एक व्यंग पढ़ता हूं, एक व्यंग पढ़ता हूं, अगर आप तक पहुंच गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। वैसे मंच से मैं कभी पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता, मेरा एक शो आता ही है जो केवल पॉलिटिक्स का है, वो आप देखते होंगे। एक व्यंग पढ़ता हूं व्यवस्था पर, अगर आप तक पहुंचे तो अभी तक एक साथ, पीछे तक ताली नहीं आई है, एक साथ तालियों से मुझे बताना। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर
महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 काहे पर खर्च कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, सावधान रहना, मुझे बताना बात पहुंच गई, IQ ऊंचा करना थोड़ा सा। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, अभी वो रंग नहीं आया, अब क्या आना चाहिए। अब अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अग्नि पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। भाभी जी प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप करा लो, बैठा लो इसको। हालांकि बच्चे का रुकना बड़ा मुश्किल है, परमात्मा पे नहीं रुके तो हम पे क्या रुकेंगे ये। लेकिन फिर भी दरअसल ये बच्चा मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और माँ का बावड़े, सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मगर मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, सिन्हा साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। मैं घर में, मैं भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे धरने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में NCC वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा NCC वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी आने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। चलिए एक बार तालियां बजाइए, मैं थोड़ी सी आपको और हंसा देता हूं, फिर अपना स्थान देता हूं। नागा बाबा सर, चेयरमैन साहब मैं प्रणाम करता हूं, आप बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। संस्थान ऐसे नहीं बन जाते हैं, बड़ी तपस्या होती है और आपकी तो पीढ़ियों की तपस्या है। आज हमें वो विवेक हैं और गौर हैं, घुमाने लग गए, पूरा एम्पायर हमने घूमा। सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने जिस विद्या के
मंदिर को बना करके तैयार किया है सर। इससे न जाने कितने देश अगर इसमें से 2-1 भी भगत सिंह निकल गए, 2-1 भी रानी लक्ष्मीबाई निकल गई तो हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी। मैं प्रणाम करता हूं सर आपको। ऐसे ही थोड़ी बनते हैं, इनको पता ही नहीं है। गांव में पहलवान, आपको पता है, आप तो गांव के ही हैं। एक बार पहलवान आया था यहाँ पे, उन्होंने कही कुश्ती लड़ो, तो कोई पहलवान नहीं कुश्ती लड़ने के लिए। तो उनके यार गांव की नाक कटेगी, तो बोले क्या करें? बोले चलो चेयरमैन साहब चौधरी साहब के पास चलो, वो बताएंगे कुछ। चौधरी साहब के पास चले गए। ये सच्चा किस्सा है सिन्हा साहब, आप नहीं थे जब यहाँ। हाँ तो चौधरी साहब बैठे हुए, बोले भाई गांव में एक पहलवान आया है। चेयरमैन साहब बोले मैं क्या करूं भाई? अरे बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है। सोच साच के चेयरमैन साहब बोले नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोग बोले पहले तो ये कट रही थी कि जान नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बोले चलो तो कुश्ती शुरू हुई। अब पहलवान तो पहलवान। ये सिन्हा साहब सही बात है, आप नहीं थे उस समय। कुश्ती शुरू हुई तो उठा लिया पहलवान ने चेयरमैन साहब को कंधे पे पटकने के लिए। अब गुरु सीन ये बन गया कि चेयरमैन साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। तो चौधरी साहब ने कहा बेटे 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आंखें बदलने लग गया। बोले देख ले 5 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उनने उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। सुनो आगे सुनो सिन्हा साहब, तब आप नहीं थे यहाँ। तो क्या दूसरे दिन पहलवान गया चेयरमैन साहब के पास। बोले ये लाओ 5 लाख। बोले काहे के? अरे बोले सर आपने कल अखाड़े में, अब पीछे तक ताली आनी चाहिए, पीछे तक। ये संस्थान ऐसे ही खड़े नहीं हो जाते, बहुत बुद्धि और तपस्या लगती है। उन्होंने कही लाओ 5 लाख। बोले काहे के? बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था कि चित्त हो जा 5 लाख दूंगा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल दिया। सर मैंने इसलिए जोग आप पे पढ़ा कि मैं अब खुद पे पढ़ने वाला हूं। अब क्या है, जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो है कि हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे हर व्यक्ति के पीछे तक ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका सर एक उदाहरण बताता हूं, एक माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं, सुनना, थोड़ा आईक्यू ऊंचा करना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो हाँ उधर बैठा है, सबसे पीछे। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो आई के ऊंचा करो, बात पहुंचती जाए तो मुझे बताते जाना ताड़ी और ठाकों से। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल, अब आई क्यों ऊंचा करना। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार
इन्होंने तो एक एक मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। वाह वाह भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, वाह। मेरे तो पूरे 33 करोड़। भाई एक मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो भाई फिर ताली आनी चाहिए, हो करके आनंद लेना। सर भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बना, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। वाह वाह, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा सर, एक मैं आपको भोलापन का एक जोक और सुनाता हूँ, सुने आप। मैं बस समापन कर रहा हूँ अपने काव्य पाठ का। भाभी जी आप नाराज मत होना, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई। न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम किया। ये पूरी दुनिया, समापन कर दो। नहीं नहीं वो करो, अच्छा। नागा। हाँ चलो चलिए, वो रुका कहना है। एक जोक अब आपको मैं भोलेपन का और सुनाता हूँ, सुने सर। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। ऐसी लड़कियां जो है ना सर, लड़कों को बहकाती रहती हैं। मैं सही कह रहा हूं आपसे। अभी आके क्या कह रही थी, मेरी उम्र ज्यादा बता रहे, अब तैने 1.5 किलो पीओपी पोत रखा है तो उम्र का पता नहीं चलेगा क्या? ये तो पता चल ही जाता है, आप कितना भी वो कर लो। तो सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, कैसे पूरा हो? सर एक बात बताऊं दिल की, अपना बच्चा रो रहा हो ना, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो, सिन्हा साहब मैं आपके दिल की बात बता रहा हूं, मेरे भी दिल की है वो। हाँ, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो ना तो दिल में दर्द होता है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी की रो रही हो ना देख लो भाभी जी हाँ कर रहे हैं। आगे आपके हवाले है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। बैठे हुए ऐसे ही फील्ड था। अच्छा दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो हर व्यक्ति ईमानदारी से ताली बजा के बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा हो। क्या बात है, वाह। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली ज्यादा बजाना, कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। वाह। अब सब सरदार जी बैठे हुए, घाटा कैसे पूरा हो। एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोले अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो।
सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी, हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार, और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी कि ले अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए सर, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने पूरे 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपने 5 लाख रुपए मांगे थे, हम भेज रहे हैं, शर्त के अनुसार अब हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों, इसमें एक मैसेज है, और फैकल्टी बैठी है पूरी BRSM की, आपके लिए भी मैसेज है। बच्चों, आपके लिए, पूरे देश के लिए इसमें मैसेज है। और मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को, ये पहले सरदार को ये पता लग गया कि दूसरा सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। सर, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, सोचा इनको नाम और काम बांटा जाए। जीव खड़े हुए, इधर भगवान बैठे। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोला हाँ जी। भगवान बोले ढीला ही है, जा, तेरा नाम आज से गधा। रूखा सूखा खाना, धरती पर जा, 24 घंटे काम करना, शिकायत कुछ नहीं करना, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, 24 घंटे काम करना, शिकायत भी करना नहीं, उम्र 50 साल, मेरी तो ज़्यादा है, मेरी तो आगे आधी कर दो। बोले ठीक है, जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई ओ। बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा, धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। बोला जी बचा हुआ खाना, रखवाली, वफादारी कुछ ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ। तीसरे को बुलाया, सुन भाई, कूदता हुआ आया। बोले तेरा नाम आज से बंदर, जा, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक के दे दे, खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बोले जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, आधी कर दो। बोले ठीक है। एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ। बोले वोकल बो, ओके सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले डन सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, धरती का राज भोग, एग लेग पैग डांस बार बियर, जा मौज कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कुछ अच्छी उम्र दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा झगड़े मत, उम्र खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के जमीन पर आ गया। सुनो बच्चों, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, पैसा रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पीता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वो वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, रिटायर। सिन्हा साहब, हाँ, कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी
नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी। एक लाइन की कविता कह करके जा रहा हूं। आपका अगर कोई जीवन में काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन अगर मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। पूरा सदन तालियों से मुझे बताना मेरी बात आप साथ रखेंगे। गारंटी देता हूं कि आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा आपको ये बोलता हुआ सरदार? हाँ, बाकी हम सबको तो चुप वाले सरदार की आदत थी। हाँ, नहीं, ये जो चुप वाले सरदार थे इन दिनों खाली हैं। एक बार आप इन बोलते हुए सरदार के लिए ताली आप जोरदार बोलते हुए ढंग से बजा दो। ये हमारे बड़े भाई होते हैं, देश की शान है, लाफ्टर की जान है और हम सबकी पहचान है। बोलता सरदार। मुझे याद आता, आजकल वो चुप रहने वाले सरदार खाली हैं, मैडम के साथ बैठे टीवी पर समाचार देखते रहते हैं। एक दिन समाचार आया कि देश ने 48 करोड़ जनधन खाते खोल दिए। अचानक सरकार ने बोला और 48 करोड़ खाते खुल गए। फिर एक दिन खबर आई कि धारा 370 हट गई। फिर एक दिन खबर आई कि राम मंदिर बनेगा। सरदार जी ने पूछा मैडम से, मैडम ये कौन है, रोज आके नए नए ऐलान कर रहे हैं और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मैडम ने बोला, जी ये देश के प्रधानमंत्री हैं। बोला, अच्छा, तो फिर मुझे क्या बनाया था? वाह, तालियां सारे मिलके बजाओ। तब ये बोलता हुआ सरदार बोलता है, खैर मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूं एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आज जो आपके स्कूल प्रबंधन ने जो एक काव्य बेला सजाई और उसको सजाने का जिम्मा दिया देश के बड़े कवि राजेश चेतन जी को। वो कवि कितने बड़े हैं ये अलग विषय है। उससे बड़ी बात यह है कि वो आदमी कितने बड़े हैं। वो तमाम कितनी महत्वपूर्ण संस्थाओं के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। इस समय जो दिल्ली की चर्चित संस्था है भिवानी परिवार मैत्री संघ, आप भिवानी में बैठे हो और भिवानी के 1500 परिवार को जोड़कर इन्होंने दिल्ली में एक संगठन बनाया, खड़ा कर दिया, जिसका नाम है भिवानी परिवार मैत्री संघ। भिवानी दिल्ली में गूंजती है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजे। मैं अक्सर उनसे पूछता हूं कि आपका इंश्योरेंस का बड़ा काम है, आप चेतना के फाउंडर मेंबर हो, आप भिवानी परिवार मैत्री संघ के मेंबर हो, आखिर ये आपको ये नशा क्यों है, आखिर इतनी यात्राओं में आप क्यों रहते हो? तो उनके परिचय के लिए 4 पंक्तियां कहकर उनको आवाज दूंगा। उनका कहना होता है, मैं उनके लिए कहता हूं कि जीवन में रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। न जाने कितनी नन्ही कलम को इन्होंने मंच का रास्ता दिखाया, न जाने कितने वक्ताओं को इन्होंने देश के बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया। तब वो कहते कि राजेश, जीवन में रिश्ते तो बहुत है, लेकिन उन रिश्तों में जीवन कितना बचा, ये तलाश का विषय है। तब मैं कहता हूं उनके लिए कि जीवन में रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच राजेश चेतन। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश अग्रवाल साहब। सरदार जी ने 12 बजे से पहले ही अपना कार्यक्रम पूरा कर दिया है। सरदार जी को साधुवाद देता हूं और एक बार सरदार जी की आत्मा की शांति के लिए तालियां बजा दें आप उनके लिए। क्योंकि ये बोर्ड तो मिलेंगे नहीं, ताली ही बची है। क्या बात है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मेरे बाद योगेंद्र शर्मा जी भीलवाड़ा की धरती से आए हैं। पिछले कार्यक्रम में मैन ऑफ द मैच रहे थे, फिर हम उनको सुनेंगे। जो लोग जा रहे हैं रात को उनको बुरे बुरे सपने आएंगे
और सपनों में सरदार फौजदार दिखाई पड़ेंगे। बहुत अच्छा है। मैं बहुत देर नहीं रुकूंगा आपके बीच में, एक कविता सुनाऊंगा, अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं 4-5 और सुनाऊंगा। वाह, जब तक आप ये नहीं कहोगे ठीक है। सरदार जी, हाँ सरदार जी को निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सपने जो उनको आएंगे ये वहां दिखाई पड़ेंगे। आदरणीय, कहीं जा रहे हैं ये हमारे भाई साहब? हाँ। अच्छा, गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। असल में कोई मुझे अपने जैसा दिखता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। किसी भी पुरुष के सर पे 2 महिलाएं हाथ रख सकती हैं, एक मां और एक पत्नी। मां जब सर पे हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं, पत्नी जब सर पे हाथ घुमाती है आदमी मेरे जैसा हो जाता है। भाई साहब के सर पे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ घुमा रखा है। वाह, एक बार सेटल हो जाइए, बस शुरू होता चाहता हूं। स्वागत। सब बैठ जाइए। वो उस चक्कर में आए थे कि रामलीला होगी, नाराज होके जा रहे हैं। एक बार रामलीला में अनाउंसमेंट हुआ, रामलाल जी कहीं हो तो घर चले जाए। इधर से रामलाल जी खड़े हो गए, इधर से उनकी बीवी खड़ी हो गई। अरे बोला बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मैं तो चेक कर रही थी कि यहीं आया कि कहीं और गया है। तो कि रामलाल बैठे हैं यहाँ पे। मैं कविता सुना रहा हूं। स्वागत। सरदार जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और ये गौरी मिश्रा बैठी है, ये बीआरसी में नैनीताल लेके आना चाह रही थी। इसका चक्कर में मत पड़ जाना बेकार में। मैं कविता सुनाता हूं साहब। स्वागत। सुनिएगा। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। हाँ, कविता ऐसे नहीं सुनी जाती, सब बोलना पड़ेगा वाह वाह क्या कह दिया साहब, थोड़ी मस्ती करो। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आए कितने लोग चले गए। मैं तो ये मानता हूं जब ज्यादा लोग सुनते हैं तो लगता है कौरव सुन रहे हैं, और जब कम लोग सुनते हैं तो लगता है पांडव सुन रहे हैं। वाह, आप मेरे लिए पांडव हैं, इससे अधिक चमचागिरी में आपकी कर नहीं सकता। एक बात बहुत ईमानदारी से बताता हूं, आज बहल में इतनी महिलाएं कवि सम्मेलन सुन रही है। कोविड के बाद हमने जितने कवि सम्मेलन किए इतनी महिलाएं मैंने कहीं नहीं देखी, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। यह महिलाएं दिल की बड़ी कठोर होती हैं। अच्छा, पुरुष दिल का बड़ा कोमल होता है। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं? महिलाएं दिल की बड़ी कठोर होती हैं। आप यहां से ट्रेन में बैठो, पास में कोई महिला बैठी हो, अब ट्रेन चलती है तो नींद आती है, नींद के चक्कर में गलती से आपका सर महिला के कंधे पे रखा गया, क्या करेगी भाई लोगों? बताओ भाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ बोल रहे हैं, बोला भाई मारेगी पीटेगी, गाली गलौज भी कर सकती है। अच्छा भाई सीन को उल्टा करो, नींद तो नींद है, गलती से महिला को नींद आ जाए और उसका सर आपके कंधे पर आ जाए। भाई साहब को अंबाला उतरना था पर चंडीगढ़ तक चला जाएगा। तो महिलाएं दिल की बड़ी कठोर होती है। सुनो भाई साहब, स्वागत है। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। वाह वाह कौन बोलेगा? मैं। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। और मेरा साथ देना, राहुल बाबा समझते हैं? राहुल बाबा कौन है? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात उनके नहीं। बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। परीक्षा में सवाल आया कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बच्चा था बीआरसीएम का, उसने लिखा गुरुजी स्थापना का तो नहीं पता पर नाश कौन करेगा ये पता है। तब 2 पंक्तियां सुनना। स्वागत। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता,
पहले प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, बेचारे बोलते नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए हैं, चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात सारा दिन बोलते ही रहते हैं। मुझे योगेंद्र जी ने पूछा, राजेश चेतन ये इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा योगेंद्र जी, जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। तब पंक्तियां लिखी मैंने, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, हाँ, फिर साथ देना मेरा, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। आप तालियां कमजोर बजा रहे साहब, मजा नहीं आ रहा बात में, साथ मिलके दीजिए। उनके बस की बात नहीं। और टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। टोटी भैया समझते हैं कौन है? अखिलेश। टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना तालियां फिर कमजोर कर दिया आपने। पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। और फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, हाँ, फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। हाँ, क्या संकल्प लिया भाई साहब? नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में। मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में, अब तिहाड़ से वापस आना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी की दो पंक्तियां सुनना, बिल्कुल ताजा पंक्तियां, भारत के वैज्ञानिकों के लिए बोलता हूं कि पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। और साथ देना मेरा, पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है, चंदा पे झंडा लहराना उनके बस की, चंदा पे झंडा लहराना उनके बस की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां मिलके बजाइए। और मैं योगेंद्र शर्मा जी को बुलाने से पहले 1-1.5-2 मिनट की बात करूंगा, समय ज्यादा जा रहा है। अभी मैं चौधरी साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि आजकल सारे भारत का झंडा बुलंद हो रहा है दुनिया में। मित्रों, अभी मैं अमेरिका में था, तो जिस होटल में मैं रुका, उस होटल की दीवार पे बड़ा सा फोटो राधा कृष्ण का लगा था। मैंने होटल के मालिक से पूछा, ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले चेतन भाई अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो कैसे लगा दिया? बोले चेतन जी, जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। वाह, क्या बात है। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैंने कहा होटल जब अपने हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी अपने नहीं हो सकता क्या? तालियां फिर कमजोर कर दिया आप लोगों ने। प्रताप सिंह सब तालियां लेकर चला गया। तो लोगों ने पूछा कैसे होगा? मैंने कहा भाई साहब, अमेरिका की कुल आबादी 40 करोड़, 40 करोड़ की आबादी में 40 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे बताओ 4-5 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? कुछ हिसाब किताब लगाया? और ये काम बिहार वालों को दे दें तो 2026 की छठ पूजा व्हाइट हाउस में ही अमेरिका में 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। और आपको सुन के अच्छा लगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा करते हैं। वाह, कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे। नासा में 70% वैज्ञानिक भारत के, 36% वैज्ञानिक भारत के। और जो बात मैं बोलना चाहता हूं, पिछली दिवाली पर एक समाचार आया था कि ब्रिटेन, जिसने हम पर 200 साल राज किया, भारत मां का एक बेटा ऋषि सुनक चुनाव जीतकर वहां का प्रधानमंत्री बना।
मैं आज दूसरी बात कहने जा रहा हूं। अब इस बार 2024 में अमेरिका में चुनाव है और बहल में यह खबर हो सकता आए कि ब्रिटेन के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति भी कोई भारत मां का बेटा बन गया। वाह वाह यह भी वाह। हो सकता है। तब मैं पंक्तियां आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और योगेंद्र जी की अगवानी में खड़ा हूं। योगेंद्र जी को हम सुनेंगे। सुनिएगा। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनिया कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूं। कब आएंगे राम लौटकर, घर घर अलग जगाता हूं। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल है मित्रों, भारत बदल रहा है और सारे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये बात कनाडा ने समझ लिया। आइए मैं उस कवि को सुनाना चाहता हूं जो भीलवाड़ा की धरती से, राजस्थान की धरती से आए हैं। ये बहल भी राजस्थान का बॉर्डर है। हरियाणा राजस्थान को जो मिलाता है वो ये बहल है। राजस्थान में होते हैं राजपूत, हरियाणा में होते हैं जाट। दोनों मिल गए आपस में। बोला आप राजपूत क्यों होते हो? बोला अपनी बात पे जान दे दे। हमारे जाट से पूछा, बोला आप जाट क्यों होते हो? बोला बिना बात के। समझ गए आप? तब मैं उस हरियाणा के अंदर राजस्थान की माटी के उस लाल को बुलाना चाहता हूं। कल महात्मा गांधी जी की जयंती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी का कल जन्मदिन था। कल ही हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ऐसे में भारत माता के एक ऐसे लाल को बुलाना चाहता हूं जिसने जाके भारत की सीमाओं पर जाकर भारत की सेना के लिए कविता पाठ किया है। भारत की सेना का सबसे लोकप्रिय कवि कोई है तो उसका नाम है योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा ने जितने भी परमवीर चक्र विजेता हुए हैं उन पर कविताएं लिखी है। उनका संकल्प है कि मैं स्मारक बनाऊंगा। उनके परिवारों तक गए हैं, उन पर कविताएं लिखी है। ऐसा एक कवि योगेंद्र शर्मा होते हैं। अब पूरे भारत में उनका और इस कोने से उस कोने तक उनको सुना जाता है। बहल में वो दूसरी बार बुलाए हैं एसके सिन्हा साहब ने। हरिकिशन चौधरी साहब बैठे हैं, एक राष्ट्रवादी विचारक हैं। मैं चाहता हूं कि योगेंद्र शर्मा को बुलाया जाए और मैं अकेला बुलाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं है। बहल की राष्ट्रभक्त समस्त जनता योगेंद्र शर्मा को आवाज दे। एक बार तालियां उठाए योगेंद्र शर्मा। हाँ, ये तो मार जरूरी थी भाई साहब। देखो 10:32 हो गए, इनको आधा घंटा तो दूं।